हाँ जी, ये सिचुएशंस में ज़रा अपडेट करें मुझे।
स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी, बिल्कुल हम अप्रेज कर रहे होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स व्हिच ऑन बिहाफ ऑफ द रीजन which condition might be applied for the situation. Sometimes we have incurred about consciously, or we have incurred and discussed about the unconsciously. So Marshall and Sketcher design these two types of factors of theory. They have decided कि attributes and features and appraisals आप जायजा ले रहे होते हैं and then आप उसको accommodate कर रहे होते हैं. That's why आप reason तलाश कर रहे हैं. तो वो जो reasons के ऊपर जो बात की ना उन्होंने कि पहले events हुआ, arise हुआ, और फिर इसके बाद जो है वो reasons के base पर आपने उस emotions को जो है वो define किया. और sometimes हम इसको भी जो है वो deal कर रहे होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ कैनन्स और जैन्स एंड स्केचर इन तीनों की थ्योरी का डिफरेंशिएशन जो है वो ये निकला है कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द अगर अगर हम देखा जाए तो जेम्स और स्केचर जो है वो एक सादी जो है वो सही रीजंस बता रहे हैं क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं या रीजंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, तो अब अप्रेजल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया एंड देन वी हैव टू मूव ऑन द कंक्लूजंस. इमोशंस आर सच कॉम्प्लेक्स फिनोमेना that no single theory has been able to explain all facets of emotions experience completely and satisfactorily. इमोशंस हों, बिहेवियर्स हों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था साइकोलॉजी जो है वो डिटरमाइन करती है मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर. तो आप एग्जैक्ट सिचुएशंस जो किसी की भी साइकोलॉजी को जो नहीं समझ सकते. इमोशंस वैरी कर रहा होता है साइकोलॉजी या मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर. तो उसको आप जैसे 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 उसको मेजर करते हो तो जिस तरह से जो है वो आपकी थ्योरीज डिफाइन होती गई, जितने जितने साइकोलॉजिस्ट आते गए और इस थ्योरीज पे जो है वो काम करते गए, तो ऐसे ही रीजंस आते रहे कि किस तरह से हम उस रीजंस को जो है वो कर रहे हैं. हमाद, अगर तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो ना तो मैं तुम्हारे जो है ना मार्क्स डिडक्ट कर दूंगी. और ये जो 5 मार्क्स जो रेड होकर आएंगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लगेंगे वो. ऐसा ही है ना हमाद. So there is contradictory evidence of one sort of another, and therefore no theory has proved invariability accurate in its predictions. यानी कि हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट समहाउ सिचुएशंस को जो है वो लिया किया जा सकता है. कर लिए नेहा मैंने सबकी. हाँ हाँ हमाद, बाय मिस्टेक हो रहा है, मुझे पता है तुम्हें जो शरारत सूझ रही है. सुकून से बैठ के तुम लोग क्लास थोड़ी ले सकते हो. हैं निकम्मो नालायको. ठीक है जी. इसके अलावा सही कहा ना मैंने नेहा, ये शरारत हो रही है ना. आपने कहा एक्सेप्ट कर, मैंने कहा यस मैम. नाउ अब हम आगे जो है ना एक और चीज आपके सामने आ रही है. तो अब जरा इसके ऊपर हम बात करते हैं.
3 कंपोनेंट्स ऑफ लव, यानी कि अब अगर मैं इसको कैसे जो है वो चीज़ों को बताती हूँ। अब इसकी बात आई तो सबके आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाएंगी, कान खड़े हो जाएंगे। अब सब जो है वो इनके जो है वो टाइप का टॉपिक आ गया। ठीक है जी। ज़रा मैं इसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ लव है, यानी कि ये इसको मिलाकर लव को आप प्यार को साबित कर रहे हैं। तो इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। पैशन तो आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं कि आप पैशनेट होते हैं किसी काम को। तो ये इंटीमेसी आपकी लाइकिंग को जो है वो डिस्कवर करिए। लव व्हाट इज इट, ठीक है। इंटीमेसी मीन्स लाइकिंग, पैशन इन्फेचुएशंस, कमिटमेंट एम्प्टी लव। अगर इंटीमेसी और पैशन को हम मिलाते हैं तो आपके पास एक रोमांटिक लव डिस्कवर होता है, क्योंकि दोनों पैशन आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। तो लाजमी बात है कि आपको किसी एक के साथ ऐसा ज़्यादातर ये आपके दो कंपैटिबल पार्टनर्स जो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, उनमें अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो इट इज़ रियली रिकमेंडेड दैट दिस इज़ लव, क्योंकि वहाँ पर लाइकिंग भी होती है और आप पैशन भी होते हैं उस फीलिंग्स के हिसाब से। ठीक है। वैन इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट तो कंपैशनेट, यानी कि यहाँ पर अब आपका एक मेहरबानी वाला लव आ जाता है कि आप एक दूसरे पे एक शफकत, एक रहमदिली, एक वो कर रहे हैं, यानी कि आप कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर मैंने ये क्लास लेने की कमिटमेंट की है तो आई हैव टू फुलफिल है। बट इंटीमेसी यानी कि इसमें मेरी लाइकिंग भी है, तो मैं उसको हर तरह से हर चीज़ के से हैंडल करने की कोशिश करूँगी। ऐसा ही है। इसके अलावा अगर मैं ये बात करती हूँ पैशन प्लस कमिटमेंट, तो ये है फैक्चुअस लव। फैक्चुअस लव का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला, कि पैशन भी है और कमिटमेंट भी है। अच्छा, पैशन जो होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बट पैशन जो है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्योंकि पैशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सही ना। और आपसे जो है वो पैशन किसी एक काम के लिए हो जाता है तो फिर वो बड़ा सही हो भी जाता है और नहीं भी होता। ठीक है ना। तो इसको ज़रा हम ये देख सकते हैं कि पैशन जो है वो एक बेवकूफ़ियों की तरफ लेके जाता है। अब अगर आप अदर फीलिंग्स के ऊपर बात करते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, यानी कि आपकी प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, फेमिलियरिटी, कॉम्पिटेंस, फिजिकल फीचर्स, गेन और लॉस सेंसिटिविटी। अच्छा जी, मिस एट्रीब्यूशंस या तो ज़रा हम इसके ऊपर भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ जो है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं और नहीं कर पाते। अच्छा जी, ये प्रॉक्सिमिटी क्या है? सिमिलैरिटी, यानी ये भी साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शंस हैं। आपकी प्रॉक्सिमिटी हो, आपकी सिमिलैरिटी, यानी कि आपके थॉट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। आपकी फेमिलैरिटी होती है, आप एक दूसरे से फेमिलर हो रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी जो है वो प्रॉक्सिमिटी आपकी कितनी क्लोजनेस है, ठीक है ना। सिमिलैरिटी आप कितने मिलते जुलते हैं आदतन, सोच के लिहाज से, ठीक है। फेमिलियरिटी भी यही है कि आप कितने फेमिलियर हैं, उसमें ये हो जाता है कि जी आपके कितने जानते हैं आप। सिमिलर का मतलब होता है कि आपकी सोच और आदत मिल रही है, लेकिन फेमिलियरिटी कितना जानते हैं आप एक दूसरे को, रिलेटिव्स के हवाले से कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी होता है बाज़ दफ़ा, कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में ना, अगर वाइफ ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है, हस्बैंड इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं हमारे सामने। सही है। फिजिकल फीचर्स, कौन ज़्यादा खूबसूरत है। गेन और लॉस सेंसिटिविटी, यानी कि आप कितने सेंसिटिव हैं और कितने गेनिंग हैं, और कितना जो है ना खो देने वाले हैं। क्या चीज़ हो सकती है कि गेन आप क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, कितने सेंसिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो गेन और लॉस सेंसिटिविटी, मिस एट्रीब्यूशंस फॉर द अराउजल कॉजेज, ये सब चीज़ें हमें जो है वो इन्हीं चीज़ों पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मिस एट्रीब्यूशन फॉर द अराउजल कॉजेज, यानी कि
आपने कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें नहीं समझी, तो ये भी आपका जो है ना एक फैक्टर होता है जिसके बेस पे हम जो है उसको डील कर रहे होते हैं। ये मैं पूरी आपको जो है स्लाइड्स भेजूंगी नेहा, ये अभी इसी क्योंकि अब एंड हो गई है हमारी स्लाइड्स, तो अभी पूरी आपको आप लोगों को भेजनी है मुझे। तीनों जो टॉपिक्स हैं हमारे, एक लर्निंग का, एक ये इमोशंस का, एक स्टेजेस डेवलपमेंट का, वो दोनों तो भेजी थी मैंने, ह्यूमन लर्निंग और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और सबसे पहले जो ह्यूमन बिहेवियर की जो स्लाइड्स मैंने ग्रुप में ही भेजी थी, डायरेक्ट पावर पॉइंट की थी वो, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है और उसके मॉडल क्या है, तो वो भी समहाउ उसी से रेलिवेंट था। नहीं बेटा, ये तो आप लोगों की चीज़ें आपको भेजनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे पढ़ेंगे और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट। मुझे ये लगता है कि बिहेवियर को जांचना, इसके अलावा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जांचना हो, तो आप आराम से जो है इन चीज़ों के बेस पर जब आप रियलाइज़ करने लग जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता दूसरों को जज करने में। अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं, तो यू शुड हैव टू कह सकते हैं कि जी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या इससे ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनसे आपको क्या एग्जांपल समझ में आती हैं? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी? अगर मैं आपसे कहूँगी ये इस पूरी एक लाइन को आप डिफाइन करें, आप कैसे डिफाइन करेंगे? पैशन प्लस कमिटमेंट किसी एक पर्सनैलिटी पे, एक रिलेशन पे। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? पैशन प्लस कमिटमेंट, इसके अलावा इंटीमेसी प्लस पैशंस, इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट और पैशन प्लस कमिटमेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इंटीमेसी को पैशन के साथ, इंटीमेसी को कमिटमेंट के साथ, यानी इन सब को आप एक साथ लेकर भी आ सकते हैं। इंटीमेसी को आपने कमिटमेंट से लिया, इंटीमेसी को आपने पैशन से लिया, इंटीमेसी को आपने जो है वो आपस में आप एक दूसरे से ज्वाइन करें और फिर ज़रा इनका रिलेशनशिप ड्रॉ करें, तो आपको कैसा लगेगा कि आप किस तरह की मैम कोई एग्जांपल हो सकती है ना? तो ये इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैंने अगर सोचा कि जी आप इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट आपके साथ आपकी उस्ताद की भी इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट होती है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को लाइक करता है और अपने टाइम को कमिट कर रहा होता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स की आपके पास साथ कमिटमेंट होती है प्लस इंटीमेसी, क्योंकि वो हर हाल में जो है वो लाइव करता है। और इससे जो लव डिस्क्राइब होता है वो है कंपैशनेट, यानी शफकत वाला, मेहरबान होने वाला लव, जहाँ पर कोई चीज़ जो है वो दुख देने वाली नहीं। क्योंकि जब आप मिस कमिटमेंट होते हैं तो आप दुख देते हैं, जब कमिटेड होते हैं तो आप जो है वो नाराज़ नहीं करते, आप दुख नहीं देते हैं। ठीक है ना?
इसी तरह जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी, अच्छा यहाँ पर कमिटमेंट में जो है एम्प्टी लव कहा, यानी कि खाली प्यार। जब आप कमिटेड होते हैं तो आप सिर्फ कमिटेड होते हैं, फिर आप उसमें जो है वो चीज़ें नहीं लेकर आते, रीजंस नहीं लाते। तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फीचर्स बताए हैं तो इसके लिए आपको रीजंस बताना ज़रूरी है। तो ये थ्योरीज को बिल्कुल आप जहन में रखिएगा कि किस तरह से करनी है, कैसे ये जो है वो क्लियर होगी। और इसके बाद जो है वो अब मैं दूसरी स्लाइड जो है वो शेयर कर रही हूँ। अब हम दूसरी स्लाइड्स पढ़ना शुरू करेंगे। होपफुली जितना पढ़ा उतना समझ में आ गया होगा। मैम अभी क्लास में ही पेपर का बता दें कुछ। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। किस किस की मेमोरी शार्प है? मेरी। अच्छा, यानी कि चीज़ें याद रहती हैं, भूलती नहीं हूँ। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। सही है, अभी चेक कर लेते हैं हम। अच्छा जी, मेमोरी क्या है? मेमोरी इज द बेसिस फॉर नोइंग योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, द इंग्लिश लैंग्वेज, द नेशनल एंथम एंड योर सेल्फ। If memory was non-existent, everyone would be a stranger to you. Every language foreign, every task new, and even you and yourself would be a stranger. यानी कि अगर मेमोरी ना हो तो आपके लिए सब कुछ हर बार आप जो काम करते रहेंगे वो नया लगेगा। और अगर मेमोरी है आपकी स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बता दिया है कि अगर ये नहीं होती तो कुछ भी ना होता, ना आप हर एक दूसरे के लिए जो है वो स्ट्रेंजर होते, कोई लैंग्वेज नहीं होती, हर लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज कहलाती, हर टास्क न्यू टास्क कहलाता, कोई भी चीज़ आपकी जो है वो आपकी नहीं रहती, हर चीज़ आपको जो है वो नहीं लगती। ठीक है ना। अब ज़रा ये जो मेमोरी है इसको इन्होंने कहाँ कहाँ डिफाइन किया है, किसी के फेजेस के ऊपर, किसी रिलेशनशिप के ऊपर, किसी राइटिंग के ऊपर, किसी प्लेस के ऊपर, फेज, माइंड, इन सब को इन्होंने जो है वो मेमोरी रिकॉल कर दी है। डेफिनेशन क्या है? मेमोरी इज लर्निंग दैट हैज़ अ persisted over time. It is our ability to store and retrieve information. कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। अब इसको भी हम जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव का वर्ड हम बार बार जो है वो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि एक्शन पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं।
तो अगर वो रिएक्शंस आपके दिमाग में जो है वो जुड़े रहते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, वरना अदरवाइज वो चीज़ें जो है वो मुश्किलात की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा इसको आगे पढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी सैंपल, कीबोर्ड इनकोडिंग की, डिस्क स्टोरेज और मॉनिटर रिट्राइवल। यानी कि मेमोरी का ये 3 प्रोसेस है, इनकोड करना, स्टोर करना और रिट्राइव करना, यानी कि मॉनिटर करना। मॉनिटर पर आ जाता है ना सामने। अब जैसे अब आजकल मेरे साथ ये मसला हो रहा है, सलार ने भी मुझसे ये कहा कि मैं कुछ चीज़ आ गई, वीडियो नहीं आई, तो अब मेरी लैपटॉप की स्टोरेज इतनी फुल हो गई है क्योंकि इतनी क्लासेस लगातार हो रही हैं, और स्पेशली हमारी जो सैटरडे क्लास होती है तो बैक टू बैक चल रही होती है, और आपको पता है जूम की रिकॉर्डिंग होती है, और फिर ये भी टाइम बहुत ज़्यादा ले रही होती है, और फिर इसके बाद जो है वो ये आपको भेजना, फिर ईमेल करना डिपार्टमेंट में, सबको हमें जो है वो भेजना पड़ता है, और उसमें ही इतना टाइम से भी 1 घंटा पहले तो खुद होती है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी इस वक्त भी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये है कि चल रहा है, तो उसमें जाहिर बात है अब हम सबको एडजस्ट करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अच्छा जी, भूल जाती हो आप इनपुट लेकर आउटपुट देना। कैसे भूल जाती हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये हमारा जो लैपटॉप है, ये हम सुबह से जो 9 बजे से चला रहे होते हैं, तो अभी 2 बजे बेचारा ठंडा होगा। तो अगर आप ये सोचें, ये भी एक मशीन है, ये एक जाहिर है इसकी भी एक स्टोरेज है, इससे ज़्यादा अगर हम इसके स्टोरेज करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी। ठीक है ना, तो ये इनपुट आप जब तक आप जैसे लैंग्वेज है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, रिसीवर और सेंडर सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर साइंस की बातें करने लग जाऊँ, मेडिकल की बातें करने लग जाऊँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि फील्ड नहीं है हमारी। लेकिन अगर मैंने अब इसी टॉपिक पे बात की तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हम सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात समझ में भी आएगी। ठीक है ना, तो जब कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो कम्युनिकेशन में पूरा ये आपको बताया जाता है कि इनकोड करना। इनकोड करने का मतलब है कि सारी ग्रामर सब चीज़ें आपने बताई और फिर आपने डिस्कस की, फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको ट्रांसफॉर्म की किसी चैनल पे, और फिर उसके बाद जो है वो आप जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसको चैनल के थ्रू, चाहे मोबाइल के थ्रू आप मैसेज कर रहे हैं, आप ये जूम के थ्रू कर रहे हैं, आप जिस थ्रू भी जाएंगे आपके पास ये अपडेटेड हो रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अभी तो अब हमारी जूम की क्लास चल रही है, अब 10 मिनट तक ये खुद ही बंद हो जाएगा तो समझ जाएगा अब क्लास एंड हो गई। लेकिन अभी अब जब तक क्लास चल रही है, जब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एंड हो जाएगा तो क्लास बंद हो जाएगी और एंड हो जाएगी हमारी क्लास। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी, सलार मुझे एक अटेंडेंस शीट बना दें बेटा जिसमें सबकी अटेंडेंस हो, क्योंकि इस तरह से ये स्नैप्स आती रहती हैं तो मोबाइल भी जो है ना बिल्कुल फुल हो जाता है, तो ज़रा थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी कि हमारे लिए। ठीक है, मिड टर्म के टॉपिक्स मैंने बता दिए, पेपर का पैटर्न अब ये समझा दे, जैसे क्विज लेके तो इसी तरह आप लोगों को आएगा और आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बाकी सिस्टम जो है जो उस वक्त क्या अपडेट हो रहा होगा ज़्यादा वो भी गूगल क्लास में लेंगे आपके, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी उसमें। ठीक है, सही है जी, और तो किसी को कोई सवाल नहीं पूछना? अच्छा जी, यहाँ पर प्रीव्यू क्वेश्चन 1 लिखा हुआ, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन मेमोरी सिस्टम। ह्यूमन मेमोरी सिस्टम क्या है जी? कीबोर्ड हो गया, यानी कि आपने कंप्यूटर में तो आपने ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्क पे स्टोर हो जाएगा, फिर हम जब इसको चेक कर रहे होंगे, जब आप लोगों के पास आ रहा होगा तो ये लेक्चर आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब ज़रा आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन मॉडल जो है वो प्रोसेसिंग मॉडल जो है मॉडरेट हुआ।
सही ना। एटकिंसन और शिफर मॉडल 1968 में हुआ, जहाँ पर सेंसरी मेमोरी, अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी रिहर्सल हुई, ट्रांसफर हुआ, लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ गया। ठीक है ना। तो सेंसर मेमोरी कितना टाइम ले रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितना टाइम ले रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कितना टाइम ले रही है। ठीक है ना। तो ये इन्फिनिट होता है जो सेंसरी मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो 7 ईयर्स ओल्ड के अंदर आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप लार्ज लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अब हम लोग की मेमोरी है तो अब लॉन्ग टर्म रहती है। ठीक है बेटा, ये डेमो, ये जो क्विज दिया था ये मेरे ख्याल से डेमो ही क्वेश्चन है, और इससे हटके और क्या क्वेश्चन पूछूं मैं? यही पूछूंगी आपसे कि भाई ये वाला जो इमोशन है इस पे आपने क्या एग्जांपल कोड करेंगे, और इसके अलावा जो है वो कोई ये ऐसे सिचुएशन वाला सवाल छोटा सा आ गया तो उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, बस यही है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ये क्विज दिया ही इसलिए कि आपको ये डेमो हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से जो है वो इसको करेंगे। ठीक है जी। नहीं भाई, क्यों लास्ट क्लास होगी, क्या हो गया? जो टॉपिक बता दिए वो मिड टर्म के लिए आपके फाइनल हैं, क्लासेस तो आपके ऑन गोइंग होंगी। मल्टी स्कोर मॉडल क्या है जी? एटकिंसन एंड शिफिन। इन्वायरमेंटल इनपुट आया, सेंसरी इनपुट स्ट्राइट साउंड आया, फिर मेमोरी, सेंसरी मेमोरी आ गई, फिर फॉरगॉटन आ गया, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई, फिर मेंटेनेंस आ गई, फिर फॉरगॉटन आ गया, फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई, फिर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जो है वो डिवाइस होगी। यानी कि पूरा सिस्टम जो है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो कंसील कर रहा है। कि इन्वायरमेंट आ गई? नहीं बेटा, आज क्यों लास्ट क्लास होगी? ठीक है जी। तो अब ज़रा इस सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से जो मेमोरी टेस्टिंग की थी, मैंने आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स बताए थे। पूछा था मैंने आपसे कि भाई इसका क्या ये मैंने एक प्रॉम्प्ट्स बता दिया था आपको, और फिर उस प्रॉम्प्ट से आपने मुझे नंबर्स बता दिए कि जी मैंने फ़ैन को 1 नंबर असाइन किया था, और जो है ट्यूबलाइट को, अगर मैंने ये कहते मुझे मैंने फ़ैन को 1 नंबर किया, मोबाइल को मैंने 2 दिया, ट्यूबलाइट को मैंने 3 दिया, लैपटॉप को मैंने 4 दिया, 5 मैंने जो है वो चार्जर को दिया, 6 मैंने जो है स्विचेस को दिया। ठीक है ना। अब ज़रा अगर मैं ये पूछती हूँ, नेहा तुम अगर जागी भी हो तो संदल और नेहा, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि पहले पे मैंने क्या बताया? मैं गई थी, जल्दी से बता रिपीट दें, मैंने कर अपनी दे। तरफ से बताया पूछा है। और 6 पे मैंने क्या कहा था, मुझे संदल आप बताएंगे। मैं रिपीट कर दूं? जल्दी से बताएं। फैन कहा था। वन पे मैंने फैन बोला था। सेकंड में मैंने क्या बोला था? नेहा मैंने 6 पे क्या बोला था? निकम्मो नलायको। लाइट चली गई, रिपीट करें। अच्छा जी। तो ये था कि 1 पे मैंने जो है फ़ैन, 2 पे मैंने लैपटॉप, 3 पे मैंने ट्यूबलाइट, 4 पे मैंने मोबाइल, 5th पे चार्जर, 6 पे स्विच, ये बोला था मैंने। तो ये सारी चीज़ें देखो मेमोरी है, यानी कि मैंने शार्पली बोला, एंड देन यू हैव टू फोकस, एंड देन यू कीप स्टोर
those words which I have told you, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अब मल्टी स्टोर मॉडल होता है, तो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं थ्रू सेंसेस, फिर वो आपका सेंसरी मेमोरी पे चला जाता है, और आ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। फिर वो शॉर्ट टर्म अगर वो सिलेक्ट कर जाते हैं आप, तो उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसीड कर जाते हैं थ्रू रिहर्सल टू मेंटेन इट। if it is a if it is not यानी कि ये जैसे जैसे रिहर्सल होती रहती है, जैसे जैसे रिपीटेशंस आती रहती है, वो आपके भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती चली जाती है। बताने का मकसद ये है कि आप जैसे जैसे मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ, बार बार मैं अगर आपसे रिपीट करती रहूँ एक ही बात को, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं ये कहती हूँ भाई ये पेपर में ये आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ये टॉपिक आएंगे, तो 2-3 दफ़ा मैंने बोला, तो पहली दफ़ा मैंने बोला तो वो आपको सेंसरी जो है वो याद रहा, लेकिन जब दोबारा मैंने बोला तो आपको ये जो है वो ना दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। जब वो रिपीट होता रहा तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट बन गया। अब आपको याद रहेगा कि जिस दिन मिड टर्म होना उस दिन ही ये सारे चीज़ें जो है वो कंडक्ट हो, ठीक है ना। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि पेपर्स, चीज़ें, थ्योरी, एग्जाम्स और जो आपकी सिचुएशंस और आपके एक्सपीरियंसेस कोई लाइफ में ऐसे आपके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपकी मेमोरी जो है समटाइम्स या तो शॉर्ट टर्म, और अगर ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने भूल ना दी हुई होती तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल नहीं पाते वक्त के साथ साथ। तो वक्त के साथ साथ जो है वो देखें, एक बात याद रखिएगा, आपकी क्लास को भी बोल रही हूँ सलार, और जो दूसरी सेक्शन ए को भी मैं बताऊंगी। अगर देखें आप दोनों के सब्जेक्ट सेम ही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कि आप लोग क्लास नहीं ले पाते, अगर सुबह की क्लास कोई नहीं ले पा रहा तो मुझे दोपहर में ज्वाइन कर सकता है। अगर दोपहर की क्लास में अगर लोड शेडिंग का इशू हो रहा है तो मुझे सुबह में ज्वाइन कर सकता है। एटलीस्ट आप लोग अपनी क्लासेस को मिस ना करें, क्योंकि टॉपिक दोनों क्लासेस में सेम ही हो रहे होते हैं। तो समहाउ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा अब आप टॉपिक में आगे निकल गए। ये अब ये मैं और इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के तौर पर नेक्स्ट क्लास में और अपडेट करके बताऊंगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो बिल्कुल भी जो है ना ये नहीं समझा करें कि अगर इस क्लास में एंटर नहीं हो रहे हैं तो आप उस क्लास में भी एंटर हो सकते हैं। तो अगर इस टाइम लोड शेडिंग हो रही होती है आपके एरिया में, तो आप जो है वो सुबह वाले टाइम में क्लास इनकट कर लें। अगर सुबह वाली क्लास में लोड शेडिंग हो रही है तो आप नेक्स्ट इस वाले क्लास में जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग खामखा शर्मिंदगी फील करें या अपने टाइम को ज़ाया करें, ताकि आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। नहीं, मैं आपके हवाले से बात नहीं करी, अगर सुबह वाले